हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने एसएससी पीवाईक्यू पार्ट 5 जो जीके का है उसका हम लोग लेक्चर नंबर 26 का रिवीजन लेकर के आ चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 25 तक का रिवीजन आपको करवा दिया है इसी चैनल के ऊपर। तो जो लोग भी उसका रिवीजन नहीं किए हैं जाकर के कर सकते हैं। एंड आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 26 से। इसके बाद मात्र हम लोग का 4 लेक्चर बचेगा, उसको हम लोग जो है फटाफट से कंप्लीट करवा लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर टेक्स्ट बुक के ऊपर पास प्रो का लेने का सोच रहे हैं तो आप आज और कल तक रुक जाइए, क्योंकि 28 तारीख से जो है एक सेल स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा अगर आप हमारा कूपन कोड एसकेफे यूज़ करते हैं तो जो भी लोग अभी लेना चाहते हैं अभी थोड़ा देर रुक जाइए, 1-2 दिन। उसके बाद आपको हो सकता है कम में आपको जो है मिलेगा, लगभग 300 के अराउंड में आपको जो है पास प्रो देखने को मिलने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, परसों हो सकता है कि आपको जो है ऑफर देखने को मिले, ठीक है। तो इस ऑफर के अपडेट के लिए जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। जब भी ऑफर एक्टिव होगा तो आपको ये पता चल जाएगा। बाकी चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, जो आप पता होगा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है ये सब चीज़। तो कानून द्वारा विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियम की संवैधानिक व्यवस्था की पूरी तरीके से सुरक्षित करने वाले प्रावधान सम्मिलित किया, मतलब वही लैंड रिफॉर्म पूछ रहा है। तो पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में, उसके तहत ये किया गया था और 9वां अनुसूची आपका जोड़ा गया था, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। और इसमें ये बोला गया कि इसने कुछ कानूनों को अदालत में चुनौती दिए जाने से बचाया या फिर उन्हें न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था। मतलब ये था इसमें कि जो भी आपका भारतीय संविधान है, ठीक है, उसमें जो है मतलब न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, ये चीज़ यहाँ पर किया गया था। लेकिन 1973 में जो सर्वोच्च न्यायालय था वो बोला कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है इसमें। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की मतलब जो न्यायिक समीक्षा करना ही हम लोग का भारतीय संविधान की क्या है, बुनियादी विशेषता है, इसलिए न्यायिक समीक्षा तो होगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी केशवानंद भारती केस इसलिए आया था 1973 में, और इसने बोला था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को बदल या नष्ट नहीं कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, ठीक है। हालांकि ये संविधान में ऐसा बात कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में क्या कहा कि इस क्वेश्चन में ये कहा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में, मतलब कौन सा संशोधन था जिसने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया। अनुच्छेद 19 का मतलब वो संविधान का पार्ट है, तो उसमें संशोधन किया गया। तो कौन से संशोधन था? तो पहला था संशोधन 1951 का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आपका जो है आयर कोयलो मामला बनाम तमिलनाडु हुआ था। उसने बोला था कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के महत्व और 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को संवैधानिकता पर एक महत्वपूर्ण मामला है। मतलब ये भी आपका वही कहा कि न्यायिक समीक्षा के महत्व के बारे में बताया था कि न्यायिक समीक्षा जो है होना जरूरी है भारतीय संविधान में, लेकिन यही है कि आप उसके मूलभूत जो ढांचे हैं उसको बदल नहीं सकते। ये आपका केशवानंद भारती केस कहा था, ठीक है। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन बोला 1909 में जो मॉडल मिंटो सुधार आया था उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोला पहला, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसने विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की थी। तो जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है, 16 से 60 कर दिया गया था। उसके बाद मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही, यानी कि तीनों बात यहाँ पर सही है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, तो इसको मॉडल मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, क्योंकि मॉडल उस समय का राज्य सचिव था और मिंटो आपका वायसराय था, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी? तो पहला चीज़ तो कि जो आपका केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है उसको बढ़ा दिया गया था, 16 से 60 कर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो सदस्य थे, ठीक है, उसमें जो केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत तथा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत से मतलब गए थे सदस्यों की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट में प्रस्ताव पेश करने इत्यादि की अनुमति दी गई थी। और इसने वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों की के साथ जो है भारतीयों को जुड़ाव को प्रावधान किया था। मतलब इसमें था कि जो वायसराय थे और या फिर जो भी गवर्नर की कार्यकारी समिति था उसमें एक जो है आपका भारतीय भी होगा, तो उस चीज़ को यहाँ पर ऐड किया गया था। और जो पहले भारतीय कौन थे इसमें? तो पहले भारतीय थे यहाँ पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाले की शुरुआत की। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुसलमान मतदाताओं द्वारा किया जाता था। ये चीज़, इसका जो प्रावधान था वो आपका 1909 का मॉडल मिंटो सुधार में किया गया था, और इसीलिए मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1919 का। तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय का राज्य सचिव था और चैम्सफोर्ड उस समय का वायसराय था। अब इसमें क्या किया गया था? तो इसमें जो प्रशासन का जो विषय है दो भागों में बांट दिया गया था। एक आपका केंद्रीय विषय में आया था और एक आपका प्रांतीय विषय में। इसके साथ ही जो दोस्तों द्वैध शासन को जो है प्रांतों में लागू कर दिया गया था, और जो द्विसदनीय प्रणाली था उसको सेंटर में ला दिया गया था। द्विसदनीय प्रणाली मीन्स की जो
उच्च सदन आपका राज्य परिषद और एक निचला सदन विधानसभा जो है शामिल किया गया इसमें। और मतलब उनका चुनाव वगैरह के बारे में बताया गया कि प्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव भी उनका होगा। तो क्या क्या हुआ था, फिर से बताता हूँ। 1919 में सबसे पहला चीज़ क्या हुआ था कि जो विषय है उसको बांटा गया केंद्रीय और प्रांतीय विषय में। इसके अलावा जो आपका सेंटर था यानी केंद्र था उसमें द्विसदनीय कार्य प्रणालियाँ लाया गया, जिसमें कि आपका राज्यसभा मतलब राज्य परिषद और एक आपका विधानसभा था। और उसके बाद द्वैध शासन को जो है प्रांत में लागू कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें आपकी हुई थी। इसके अलावा इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 जो है भारतीय होने चाहिए, ये आपका कहा गया था कि जो भी वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें 6 सदस्य होगा, जिसमें कि 3 जो आपका भारतीय होंगे। इसने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और कुछ कार्यों को उससे हस्तांतरित कर दिया। मतलब उच्चायुक्त का भी गठन किया गया था भारतीयों के लिए लंदन में, ठीक है। इसके अलावा सिविल सेवक परीक्षा के लिए जो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। इसके अलावा इसमें प्रांतीय बजट को भी जो प्रांतीय बजट था उसको केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया इसमें। और सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए जो है पृथक निर्वाचन, मतलब 1909 था सिर्फ मुसलमानों के लिए, लेकिन इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया 1919 वाले में। और बाकी जितने भी धर्म है जैसे ईसाई हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया, यूरोपीय, सिख हो, इन सब के लिए जो पृथक निर्वाचन का जो है यहाँ पे मतलब विस्तार कर दिया था इस चीज़ को। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 14 फरवरी 1931 को। इरविन ने कहा था कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो खत्म कीजिए और गोलपात सम्मेलन में भाग लीजिए। इसके बदले में गांधी जी का भी कुछ कुछ मांग था कि जिन लोगों को आपने हिरासत में ले रखा है, जो मतलब क्या कह सकते हैं कि जो बेकसूर है, उनको जो है बाहर निकाला जाए। तो मतलब दोनों तरफ से डील हुआ था। तो जो फैक्ट हुआ था 1931 में, और इसके फलस्वरूप गांधी जी मान भी जाते हैं। और फिर दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 वाला, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी किसी गोलमेज में भी यहाँ पर जो है भाग नहीं लिया था कांग्रेस और गांधी जी ने। 1930 में होता पहला, 31 में होता दूसरा, 32 में होता तीसरा। तो 31 वाला सिर्फ गांधी जी और कांग्रेस ने भाग लिया, बाकी किसी में नहीं। लेकिन वही अगर पूछेगा यहाँ पर कि जो भीमराव अम्बेडकर थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलन जो है क्यों किया गया था। तो ये किया गया था कि जो कि आपका साइमन कमीशन आया था 1927 में, तो उसकी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए जो है ये चीज़ लाया गया था, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते बोल रहा है यहाँ पर, दक्षिण आंध्र प्रदेश का कौन सा जीव मंडल प्रसिद्ध रेड सैंडर्स और स्लेंडर्स लॉरेंस सहित कई स्थानीय प्रजातियों का घर है? तो ये है आपका शेषाचलम, ठीक है। शेषाचलम के बारे में अगर बात करेंगे तो शेषाचलम जो हिल्स हैं उसी में आपको तिरुपति मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि जहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगस्त्य मलाई की बात करेंगे तो केरल प्लस में तमिलनाडु वाले हिस्से में है। ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। पंचमढ़ी हिल्स कहाँ पे है? तो एमपी में। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नीलगिरी बायोस्फीयर अगर पूछेगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ पर है, तो ये आपका 3 स्टेट के बाउंड्रीज पर है, जैसा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगस्त केरल तमिलनाडु, और अगर पूछेगा नीलगिरी तो केरल तमिलनाडु और कर्नाटका, ठीक है। ठंडा रेगिस्तान हिमाचल और पंचमढ़ी एमपी। बाकी अगर बात करेंगे टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है, तो टोटल 18 है, जिसमें कि 12 जो है यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, जो कि 1971 में इसका जो शुभारंभ किया गया था। तो 12 में कौन कौन से थे उसको हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें जो कौन सा था जो सबसे पहला जो था मतलब मैप प्रोग्राम के अंतर्गत, तो ये था आपका नीलगिरी, जो कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले हिस्से में है। और सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो ये आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है, ठीक है। बाकी नीलगिरी पता चल ही गया होगा आपको, ठीक है, साउथ में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में है। मन्नार की खाड़ी आपका वही तमिलनाडु में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। नंदा देवी आपका जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। नौकरेक मेघालय में। पंचमढ़ी एमपी में। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। अचानक कमार अमरकंटक वही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास। ग्रेट निकोबार अंडमान में है, ठीक है। अगस्त्य मलाई हिल्स ये आपका अभी मैंने बताया था केरला और कर्नाटका के जो बॉर्डर है वहाँ पे है, सॉरी केरला और तमिलनाडु पे है। कंचनजंगा आपको पता होगा यहाँ पर ये सिक्किम में है, ठीक है, जो कि उच्चतम मिश्रित विश्व धरोहर वाला स्थल है। और पन्ना जो कि एमपी में पड़ता है। तो ये टोटल 12 आपको बायोस्फीयर ऐसे हैं जो कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऐसे टोटल 18, लेकिन ये 12 का भी आपको याद रहना चाहिए और किसका लोकेशन कहाँ पर है ये भी। बाकी कंचनजंगा की बात करें तो सिक्किम में है, जो इसका हाइट 85 से 98 मीटर है। और यहीं पे चू फाट त्योहार भी आपका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी मैप में जो है ये सारे लोकेशन दे रखे हैं कहाँ पर है। तो 12 तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा एक डिब्रू सैखोवा याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दिहांग दिबांग याद रखिएगा, मानस याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इधर से ग्रेट रन ऑफ कच्छ याद रखिएगा। और नीलगिरी मैंने बता दिया, गल्फ ऑफ मन्नार, शेषाचलम एक हिल्स याद रखिएगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। और एक और कौन सा बच गया? एक और बच गया नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, पन्ना, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी ना, पंचमढ़ी है इसमें, हाँ पन्ना, पन्ना पन्ना भी है, लेकिन एक और कौन सा है? हाँ एक कंचनजंगा, लेकिन कंचनजंगा भी है उसमें,
चलो ऐसे याद रखिएगा, मतलब टोटल 18 है और 12 जो है मैप प्रोग्राम के अंतर्गत है, जो कि मैंने बताया। बाकी एक नहीं मिल रहा है, लेकिन देख लीजिएगा आप। इसके अलावा बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, तो वो भौगोलिक स्थान क्या है, कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के, तो ये सहजीवी संबंध को दिखाता है, जिसमें कि आपका जूग, सैंतला, शैवाल और प्लस में प्रवाल पॉलिप्स देखने को मिलता है, जो प्रवाल को रंग और पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब सहजीवी संबंध में यही होता है कि मतलब किसी पर्टिकुलर मतलब इस प्लेस पे जो है दो प्रकार के अगर जीवे हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब प्रॉफिट पहुंचाएंगे, ठीक है, लाभ पहुंचाएंगे। तो वो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो जो जुग, सैंतला, शैवाल और प्रवाल पॉलिप्स होता है ना, वो प्रवाल को रंग और पोषक प्रदान करता है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है कोरल का रंग अब फीका पड़ रहा है, जिसे कोरल ब्लीचिंग भी कहते हैं, मतलब समझ रहे होंगे। तो याद रखिएगा कोरल ब्लीचिंग क्या होता है कि यहाँ पर जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिसका रंग क्या हो रहा है, फीका पड़ रहा है, इस कारण से इसको बोलते हैं। बाकी प्रवाल भित्ति की अगर बात करेंगे तो इसके लिए क्या क्या अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए, तो सबसे पहला तो कि उथला हुआ सूर्य प्रकाशित जल चाहिए, जो कि 30 मीटर तक गहरा चाहिए। गर्म तापमान चाहिए, जो कि लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का। स्वच्छ और खारा पानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कम पोषक स्तर तत्व वाला स्तर चाहिए, कम पोषक तत्व स्तर चाहिए। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर मतलब वही प्रवाल भित्ति के लिए। आगे बात करते हैं बांध और नदियाँ। तो हीराकुंड बांध की अगर बात करेंगे तो ये महानदी पर है। अगर स्टेट पूछेगा तो उड़ीसा में। अगर नागार्जुन सागर बांध की बात करेंगे तो ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है। और अगर पूछेगा कौन सा स्टेट में, तो आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। और टिहरी बांध है आपका भागीरथी, उत्तराखंड में। राणा प्रताप सागर की बात करेंगे तो ये आपका चंबल नदी पर है, राजस्थान में, ठीक है। अगर यहाँ पर हमसे पूछेगा कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा आपका जो हीराकुंड बांध हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध जो कि आपका उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। और अगर सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो आपका भाखड़ा नंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा यहाँ पर सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा तो हो गया, सबसे बड़ा पूछेगा। लंबा और बड़ा में डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे लंबा पूछेगा तो हीराकुंड, सबसे बड़ा पूछेगा तो आपका ये भाखड़ा नांगल, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले हिस्सा में है, सतलज नदी के किनारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ था, इसको मैंने सुधार दिया है, तो इस बात को थोड़ा सा आप नोट कीजिएगा, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है यहाँ पे है। आगे बात करेंगे यहाँ पर महाराणा प्रताप सागर। तो यहाँ पर देखिएगा राणा प्रताप पूछेगा तो आपका राजस्थान चंबल नदी पे, लेकिन अगर महाराणा प्रताप पूछेगा तो हिमाचल में व्यास नदी होगा, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और महाराणा प्रताप वाले को ही हम लोग पोंग बांध के भी नाम से जानते हैं। अगर पूछेगा हमसे इंदिरा सागर और गांधी सागर, तो दोनों आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी के तट पे। और अगर पूछेगा जवाहर सागर बांध, तो ये आपका है राजस्थान में, चंबल नदी के किनारे। तो ये भी आपको याद रहना है। तो जितने भी आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध और कौन सी नदी पर है, कौन से स्टेट में है, यहाँ पर जो है कवर किया गया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे है कौन कन्नौज पर अधिकार के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था। तो आपको पता होगा त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे, चोलास थे, ठीक है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार थे, और इसके अलावा चोल नहीं थे भाई, सॉरी, गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे और राष्ट्रकूट थे, 3 लोग थे, ठीक है। तो उसमें पूछा कौन त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था, तो धर्मपाल आपको याद रखना है। धर्मपाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग धर्मपाल हो जाएगा, लेकिन कौन कौन से अलग अलग जो है यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं वंश थे, वो हमने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कि दिल्ली पे सबसे पहले किसका शासन था, तो तोमर वंश का था, जो कि पहले इसमें जो है अनंगपाल तोमर थे, जिन्होंने तोमर वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद चौहान वंश आते हैं, जिसका स्थापना पृथ्वीराज चौहान ने की थी, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन आते हैं, तो मैंने बता दिया। इसको हम कन्नौज त्रिभुज युद्ध के रूप में भी जानते हैं, जो 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, ये भी मैंने बता दिया। गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक अगर पूछेगा तो नागभट्ट प्रथम। पाल वंश के पूछेगा तो गोपाल, ठीक है। अगर पूछेगा यहाँ पर राष्ट्रकूट के संस्थापक, तो ये दंती दुर्ग। अगर हम पूछेगा यहाँ पर कि पाल वंश में जो संस्थापक गोपाल थे, इन्होंने क्या किया था, तो उदयपुरी के संस्थापक थे। और अगर पूछेगा धर्मपाल क्या किए थे, तो धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। इन्होंने इंदिरा युद्ध को हराया था, ठीक है। पाल वंश में सबसे पहले गोपाल आए थे, जो कि पाल वंश की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद धर्मपाल आते हैं, फिर उसके बाद देवपाल, फिर महिपाल और फिर रामपाल। तो ये आपका जो है सीक्वेंस आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार के, तो संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। राजधानी इनकी जो है कन्नौज थी। और अगर पूछेगा संस्थापक तो दंती दुर्ग थे, ठीक है। और सॉरी मतलब राष्ट्रकूट का अगर मैं बात करूँगा संस्थापक, तो ये दंती दुर्ग। और ये कब से कब तक रहता राष्ट्रकूट, तो ये 753 से लेकर के 982 AD के बीच में चला था, ठीक है। बाकी नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें कौन बनवाया था, तो ये आपका कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। विक्रमशिला की बात करेंगे तो धर्मपाल ने बनवाया था। और उदयपुरी आपका गोपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। बड़ा बहमानी सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो ये था अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसने 1347 ईस्वी में जो है स्थापना किया था इसका, ठीक है।
बहमनी साम्राज्य में बात करेंगे तो संस्थापक तो अपने समझ लिया कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, जिसने राजधानी क्या थी, गुलबर्ग थी पहली राजधानी, ठीक है। हसन गंगू के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसने जो है वारंगल के जो ककातीयस थे उसको पराजित किया था इसने। इसके अलावा बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्रांत होता था उस समय उसको मतलब तरफ जो होता था वो प्रांत होता था, और जो तरफदार होता था उसको प्रांतपति या फिर राज्यपाल कहते थे। प्रांत का जो राज्यपाल होता है उसको प्रांतपति कहते थे, ठीक है। तो और उसको तरफदार के नाम से जानते थे। बाकी अगर पूछेगा यहाँ पर कि तीन थे ना, मतलब उस समय विजयनगर एम्पायर के समय में जो तीन लोग थे, मतलब उड़ीसा में एक शासन चल रहा था, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर जो क्या था, एक नदी था इसके नीचे और इसके ऊपर। तो ऊपर वाले भाग में यहाँ पर जो है बहमनी सल्तनत था, नीचे विजयनगर एम्पायर था, और यहाँ पर उड़ीसा में आपका था। तो उड़ीसा वाले को गजपति के नाम से जानते थे, और जो मतलब यहाँ पर थे बहमनी वाले में तो उसको अश्वपति के नाम से, और विजयनगर वाले को जो है नरपति के नाम से जानते थे। तो वही चीज़ लिखा गया, नरपति विजयनगर शासक को, गजपति उड़ीसा के शासक को, और अश्वपति बहमनी सल्तनत को कहते थे। आगे बात करते हैं, एक बहमनी साम्राज्य में पहला तो क्या आपने देख लिया, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। उसके बाद ताजुद्दीन फिरोजाबाद शाह आते हैं, जो कि लगभग 1397 से 1422 के बीच में रहते हैं। इन्होंने देवराय प्रथम को हराया और उसके बाद में युद्ध में हार गए और उसकी पुत्री से शादी कर ली, ठीक है। मतलब कि देवराय प्रथम को हराया था, उसके बाद फिर युद्ध में हार के उसकी पुत्री से शादी करी थी, देवराय प्रथम की पुत्री से, ठीक है। इसके बाद अहमद शाह वली के बारे में याद रखिएगा, 1422 से 35 AD के बीच में रहे थे, मतलब 1422 से 1435, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थापित किया गया था, मतलब हसन बहमन हंस हसन शाह ने क्या किया था, अपनी राजधानी गुलबर्ग का किया था, लेकिन इसने इसको बिदर शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा महमूद गमांग के बारे में याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य के दौरान ये पेशवा था। पेशवा का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर था। इसके अलावा उपाधि की बात करेंगे तो इसको मलिकुत तुज्जर का जो उपाधि मिल रखा था, जिसको हुमायूं शाह ने दिया था, ठीक है। और इसका मतलब होता है मलिकुत तुज्जर का मतलब होता है व्यापारियों का प्रमुख, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़। बाकी बाद में आपको बताऊंगा कि बहमनी साम्राज्य जो 5 भागों में बढ़ जाता है, जो कि था बराड़, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। तो जो बराड़ था इसकी स्थापना 1484 ईस्वी में जो है फतेह उल्लाह इमाद शाह ने किया था। कौन से वंश से बिलोंग करते थे, इमाद शाही वंश से बिलोंग करते थे। इसके अलावा बीजापुर की बात करेंगे 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने किया था, जो कि आदिल शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता था। अहमदनगर का मलिक अहमद किया था, निजाम शाही इसका जो है मतलब वंश था। और गोलकुंडा की बात करेंगे तो कुली कुतुब शाह था, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और बीदर की बात करेंगे तो ये आपका अमीर अली बरीद था, जो कि आपका बरीद शाही वंश से बिलोंग करता था। और कहाँ पर था ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, गोल गुम्बद का निर्माण कौन करवाया था, तो गोल गुम्बद का निर्माण वही आदिल शाह ने करवाया था, जो कि आदिल शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है। विस्फरिंग गैलेक्सी के लिए प्रसिद्ध था ये आपका। और प्रसिद्ध वास्तुकार अगर पूछेगा गोल गुम्बद का तो ये आपका दाबुल के याकूत थे। और ये भारत का तो पहला था, लेकिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद था, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे कौन सा समझौता 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार का उत्तराधिकारी है, तो ये आपका गांधी इरविन जो पैक्ट, सॉरी गांधी अंबेडकर जो पैक्ट हुआ था 1932 में, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सांप्रदायिक पुरस्कार का उत्तराधिकारी था, ठीक है। सांप्रदायिक पुरस्कार क्या था, तो ये आपका 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड करके था, उसने जो भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और दलित आदि के लिए जो है अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया जाता था, ठीक है। गांधी जी ने इसका विरोध किया था और अंबेडकर जी ने इसका समर्थन किया था, ठीक है। ये चीज़ है आपका इसमें दिया गया। बाकी इसके अलावा बात करते हैं, दलित वर्गों के लिए जो है पृथक निर्वाचन भी लाई गई थी, जो कि लगभग 1932 में आया था, ठीक है। तो ये आपका गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी जो है पहली पहली बार लाया गया था। और अंबेडकर जी चाहते थे कि मतलब यहाँ पर जो है पृथक निर्वाचन हो, लेकिन गांधी जी जो है इस बात को लेकर के जो है मतलब सहमत नहीं थे, और इसलिए दोनों में जो है मतलब उस टाइप का रहता था एंटी। तो याद रखिएगा पूना समझौता होता है 1932 में। गांधी जी ने यरवदा जेल में रहते हुए जो है आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। और मतलब ये आमरण अनशन इसलिए था कि जो मतलब पृथक निर्वाचन है वो ना मिले, ठीक है। तो वो चीज़ था। बाकी इसमें अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की भी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, और हरिजन पत्रिका जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका था उसका भी प्रचलन करवाया था, ठीक है। तो पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, लेकिन गांधी जी की जगह जो है वो मदन मोहन मालवीय थे, क्योंकि गांधी जी तो उस समय यरवदा जेल में थे। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर जो है समझौता में क्या था कि अंग्रेजों द्वारा सांप्रदायिक निर्णय वापस लिया जाएगा और सीटों के आरक्षण में वृद्धि। मतलब उसमें गांधी जी का ये कहना था कि ठीक है आप जो है मतलब नहीं होगा ये मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन अलग अलग मतलब पृथक निर्वाचन नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है जो सीट्स हैं, ठीक है, जो दलित वर्ग है उनको लिए बढ़ाया जाएगा, रिजर्वेशन ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ इसमें जो है समझौते में था, ठीक है। तो इसको जो दोनों लोग मान गए, मतलब अम्बेडकर जी और गांधी जी दोनों। तो उस प्रकार से ये आपका समझौता हुआ था 1932 में।
आगे है 31 अक्टूबर 1940 को जो है किसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में अगर बात करेंगे तो जबरन भागीदारी के लिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह अलग अलग चलाए थे, जैसे कि आपका जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। ठीक है, इसके अलावा जो ये विनोबा भावे ने चलाया था। इसके अलावा एक और थे जिसका नाम क्या था, ये था आपका मोहम्मद दत्त। ठीक है, तो 3 लोगों ने ये चलाया था। तो इसके बारे में आपका है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा। अगर पूछेगा सीक्वेंस में तो सबसे पहले विनोबा भावे, उसके बाद आपका जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद आपका जो याद रखना है यहाँ पे ब्रह्मदत्त। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1939 से 45 के बीच में चला था। भारतीय ब्रिटिश की ओर से युद्ध में भाग लेंगे, मतलब ये खुद ही, मतलब ब्रिटिश ने ये ऐलान कर दिया बिना परमिशन के कि भारतीय जो ब्रिटिश का साथ देंगे। ठीक है, तो इसके विरोध में जो 1939 में कांग्रेस ने सभी मंत्रालय से क्या कर दिया, तो यहाँ पर जो है इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा बात कीजिएगा यहाँ पर 1940 में अगस्त प्रस्ताव भी आया था, मतलब फुसलाने के लिए भारतीयों को कौन लाया था, तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ये आया था। ठीक है, अंग्रेजों ने लाया था, किसके लिए, भारत के लिए। और इसमें बताया था कि आपको जो डोमिनियन स्टेटस आपको मिलेगा, लेकिन भारतीयों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था 1929 वाले में, जो हम लोगों ने पढ़ा था लाहौर अधिवेशन। तो उसमें हम लोगों ने ये अपना लक्ष्य टारगेट कर रखा था कि हमको जो है क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ना कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो ये इस चीज़ को मतलब मानने से इनकार कर दिया, और गांधी जी फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाए। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त, इनमें 3 अलग अलग नाम आते हैं। तो वही हमसे क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी ये जो आपका अगस्त प्रस्ताव है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत किया गया। गांधी जी ने डोमिनियन स्टेटस को एक असफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक बताया था इसको। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन बोला ग्लूकागॉन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है जो किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ये आपका अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है फ्रेंड, जो आपका ग्लूकागॉन है। ठीक है, अग्नाशय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लैंगरहंस की दीपिका होती है, जो अग्नाशय में मौजूद अंदर स्रावी कोशिकाओं की समूह होती है। ये 2 तरह का होता है, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। तो जो अल्फा कोशिका होता है वो ग्लूकागोन निकालता है, और जो बीटा कोशिका होता है वो इंसुलिन। ठीक है, ग्लूकागोन क्या करता है, तो ग्लूकागोन जो आपका लीवर में संग्रहित ग्लूकोज है उसको उपयोग करने के योग्य बनाता है, मतलब जो ग्लाइकोजन के रूप में जो चीज़ें मौजूद है उसको ग्लूकोज में बदलता है, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना है तो ग्लूकागोन का यूज़ करेगा। इंसुलिन की अगर बात करें तो उल्टा, यानी ग्लूकोज को ये किस में बदलेगा, ग्लाइकोजन में बदलेगा। तो ये चीज़ हो गया, अल्फा कोशिका आपका ग्लूकागोन से रिलेटेड है, और बीटा कोशिका जो आपका इंसुलिन से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ग्रंथियों की बात करें तो 2 तरह की ग्रंथि होती है, एक आपका अंतःस्रावी और एक आपका बाह्यस्रावी। जो जब भी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि वो आपका हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और बाह्यस्रावी जो होता है वो आपका एंजाइम का सिक्रेशन करता है। हार्मोन जो होता है सीधे रक्त में जो है ये स्रावित होता है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है वो आपका एंजाइम का स्रावन करती है, और ये जो है आपका डक्ट के थ्रू जो है मतलब सिक्रेट करती है, इसलिए इसको जो है डक्ट इसमें होता है। ठीक है, बाकी अगर बात करेंगे अग्न्याशय की तो ये आपका दोनों होता है, मतलब अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी ग्रंथि है, क्योंकि ये दोनों चीज़ करता है, हार्मोन भी निकलता है और साथ ही साथ एंजाइम भी निकलता है। हार्मोन आपने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, और अगर बात करेंगे यहाँ पर कि एंजाइम कौन कौन सा होता है, तो आपने सुना होगा पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये जो है आपका हार्मोन निकलता है। ठीक है, सॉरी एंजाइम निकलता है, तो ये आपने समझ लिया। बाकी अगर बात करेंगे हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये हार्मोन का निर्माण करता होता है। ठीक है, इसी के अंदर आता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के अलग अलग भाग होते हैं, ऊपरी भाग को हम लोग एंटीरियर कहते हैं और निचले भाग को पोस्टीरियर कहते हैं। तो जो एंटीरियर होता है ना वो क्या स्रावित करता है, तो ये आपका वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, और इसके साथ ही प्रोलैक्टिन करता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे निचला भाग वाला जो पोस्टीरियर होता है वो आपका एडीएच करता है, और मतलब ऑक्सीटोसिन करता है, और ऑर्जिनिन वैसोप्रेसिन करता है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग चीज़ है उसका काम याद रखिएगा। जो प्रोलैक्टिन होता है ना वो आपका हार्मोन स्तन में दूध बनाने का काम करता है। ठीक है, और उसी प्रकार से एक ऑक्सीटोसिन होता है जो श्रवण का काम करता है। तो दोनों अलग अलग, देखिए ऑक्सीटोसिन बोलेगा तो दूध का श्रवण, ठीक है, और प्रेगनेंसी में मदद करेगा, और अगर पूछेगा प्रोलैक्टिन तो दूध बनाने का काम करता है यहाँ पे स्तन में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। बाकी वृद्धि हार्मोन तो आपको नाम में ही पता है वृद्धि हार्मोन, तो अगर इसका अधिकता हो जाएगा तो हमका गिगैंटिज्म या फिर एक्रोमेगली हो जाएगा, जो कि खली का जो बॉडी है उस तरीके से हो जाएगा, और अगर कमी है तो बौनापन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। इसके अलावा बात करते हैं जो आपका जो डाययूरेटिक हार्मोन है। ठीक है, ये एक प्रकार का रसायन है जो मस्तिष्क में बनता है और शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में बनता है और फिर पीयूष ग्रंथि में संग्रहित होता है। इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाता है। ठीक है, आगे थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करता है जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, इसकी कमी से आपका जो है हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, और अधिकता से आपका जो है हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा। ठीक है, और आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन के संश्लेषण में मदद करता है, इसीलिए आपका जो है आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है।
आगे 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा, पानी फिल इन द ब्लैंक्स नामक प्रक्रिया द्वारा वाष्प के रूप में पत्ती से बाहर निकलती है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उसके थ्रू जो है बाहर निकलती है, याद रखिएगा। जो दिन के समय में रंध्रों के माध्यम से निकलता है, और अगर वही पूछेगा रात में, तो रात में आपका जो है जल रंध्र होता है जिसको कि हाइड्रोथॉड कहते हैं, उसके माध्यम से निकलता है जिसको कि हम लोग गटेशन, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गटेशन कहते हैं। बाकी ठोस से लिक्विड में बनना क्या कहते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ठोस से लिक्विड में बनना, तो उसको पिघलना कहते हैं। फिर से अगर जो द्रव है उसको ठोस में बदलना तो जमा देंगे उसको, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे कि ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना उसको ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से सीधा ठोस में बदलना उसको डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि द्रव्य से गैस बदलना तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, और वाष्प से द्रव बनना तो उसको संघनन कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं जॉर्ज डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसका दूसरा भाग कहता है कि किसी विशेष तत्व के सभी परमाणु बराबर होते हैं। तो ये आपका 1808 ईस्वी में दिया गया था। इसके अलावा स्थिर अनुपात का एक नियम था जो कि जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। उसने उन्हें बोला था कि जो भी आप मतलब आपका जो यौगिक है उसका आप अनुपात निकालेंगे, चाहे आप कहीं से भी, जैसे जल है तो जल आप तालाब का ले लीजिए, ठीक है, घर का ले लीजिए या और कहीं का ले लीजिए, सब में जो है रेशियो क्या होगा, 2:1 ही होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपका यहाँ पर है स्थिर अनुपात का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम है एंटोनी लेवोजियो ने दिया था। इसके अनुसार ये था कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका जो है खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंतर्गत था। इसके अलावा बात करते हैं डाल्टन का परमाणुिक सिद्धांत जो 1808 में दिया गया था। इसके अनुसार क्या क्या चीज़ें थी, तो याद रखिएगा इसमें सभी पदार्थ बोला गया कि सभी पदार्थ जो बहुत छोटे कणों से मिलकर बने हुए जिसको कि परमाणु कहते हैं। और इसमें बोला गया था परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण का होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है, ठीक है। किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म जो है अलग अलग होते हैं। ये सब बात आपका इसी में बोला गया था। और ये बोला गया था परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होकर के यौगिक बनाते हैं, जैसे H2O, ठीक है। किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या और प्रकार स्थिर होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जब आपका परमाणु का विकास हुआ तो उसके बाद फिर आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी आविष्कार होता है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर पूछेगा तो जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का पूछेगा तो रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का पूछेगा तो जेम्स चैडविक ने किया था। आगे अगर बात करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना और उनकी अवधि नीचे दी गई है, तो कौन सा सही सम्मिलित है वो पूछ रहा है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान आपका 56 से 61 चला था, बिल्कुल सही है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो 61 से 66 चला था ये भी आपका सही है। बोला फोर्थ 5 ईयर प्लान क्या आपका 66 से 71 चला था, गलत, क्योंकि बीच में आपका जो योजना मतलब क्या हो गया था, अवकाश आ गया था 66 से 69। तो चौथा वाला 69 से 74 चला था, ना कि आपका 66 से 71। तो तीसरा वाला गलत है यहाँ पे, याद रखिएगा। बाकी तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो 61 से 66 चला था। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और इसमें क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व फिर स्वतः स्फूर्त बनाया जाए, ठीक है, ये था। इसमें किस बेस पर था, किस फॉर्मूला के बेस पर था, तो गडगिल सूत्र पर आधारित था। ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसी के अंतर्गत जो है आपका भारत चीन युद्ध हो जाता है 1962 में, भारत पाक युद्ध हो जाता है 1965 में, और फिर यहाँ पर जो है सूखा भी पड़ जाता है। इस कारण से ये असफल होता है क्योंकि इसमें उद्देश्य था 5.6% तक का, लेकिन हम लोग प्राप्त कर पाते हैं मात्र 2.8%, इसलिए असफल हो जाता है। इसी बीच आपका जो है आपका हरित क्रांति भी चलाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो है PL480 वैरायटी का जो है यहाँ पर जो है किस्म का बीज का यूज किया गया था जो कि आपका USA से इम्पोर्ट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 14 जनवरी 1965 को की गई थी। CSCP की अगर बात करेंगे तो 1 जनवरी 1965 की। IDBI की बात करेंगे 1 जुलाई 1965 की। और अगर पूछेगा UTI की तो 1963 में, ठीक है। हरित क्रांति की बात करेंगे तो 2 चरण थे इसके। पहला चरण आपका 1960 से 70 के दशक में चला था, और दूसरा चरण जो आपका 70 के बीच में चला था, ठीक है। आगे बात करते हैं योजना अवकाश, वही इसके बाद आया था 3 साल के लिए 66 से 69, जो जिसमें नई कृषि योजनाएं बनी थी, मतलब 1-1 साल का। इसके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे 69 से 74 के बीच में चला था। PM इसमें इंदिरा गांधी थी। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति, परिवार योजना, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसी के अंतर्गत, 1969 में हुआ था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पहला परमाणु परीक्षण जो कि स्माइलिंग मुद्दा था इसी के अंदर हुआ था। रुद्र एलन मॉडल या फिर गडगिल मॉडल पर ये बेस्ड था, ठीक है। इसमें भी लक्ष्य था 5.7% तक का, लेकिन हम लोग अचीव कर पाए थे मात्र 3.3% तक, ठीक है। तो ये भी आपका असफल हुआ था क्योंकि इसी बीच आपका भारत पाकिस्तान युद्ध भी हो गया था 1971 में। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 74 से 78 के बीच में, ठीक है। 79 तक इसलिए नहीं चल पाया था क्योंकि इसी बीच एक नए PM आ गए थे, इस कारण से 78 में इसको रोकना पड़ा था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे इस समय के, ठीक है। DP धर्म मॉडल पर बेस्ड है ये। गरीबी उन्मूलन के साथ ये आत्मनिर्भरता दर्शाता है, ठीक है।
इंदिरा गांधी ने मतलब इस समय थी, और उन्होंने ही नारा दिया था गरीबी हटाओ, ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो इसी के अंतर्गत शुरू किया गया था 1974 में। 20 सूत्री कार्यक्रम आया था 1975 में, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना की गई थी 1975 में अक्टूबर 2 को। पहला वाला कौन सा था, तो ये मुरादाबाद सिटी में था, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें लक्ष्य कितना था 4.4% तक का, लेकिन अचीव किए थे 4.8%। तो ये आपका जो है सफल माना गया था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, एक अनवरत योजना जिसको कि रोलिंग प्लान कहते हैं। तो 78 से 80 जो था वो रोलिंग प्लान आया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के शासनकाल में था, जो जनता सरकार से बिलोंग करते थे, ठीक है। इसका प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल ने किया था, और लागू करने का श्रेय जो है आपका डीटी लकड़ावाला को जाता है, ठीक है। इसमें रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब होता है कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल की बात करेंगे तो सरकारी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राजस्व, तो ये हो सकता है आपका फ्रेंड्स ए नंबर, ठीक है। बाकी आय पर कर ये आपका किस में हो जाएगा, ये आपका कैपिटल होता है, और एक होता है क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा ये। इसके अलावा सरकारी बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो सरकारी बॉन्ड भी आपका जो है किस में आ जाएगा, सरकारी बॉन्ड आपका आ जाएगा ये राजस्व व्यय में आ जाएगा। और अन्य सरकारों से प्राप्त अनुदान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पूंजी प्राप्ति में, नहीं सॉरी राजस्व प्राप्ति में आएगा ये भी। तो ये आपसे हमसे पूछा था पूंजीगत प्राप्ति, तो पूंजीगत प्राप्ति आपका ए होगा। बाकी ये थोड़ा सा इस तरीके से डिस्कस किया गया, बजट में दो प्रकार में बांटा गया, एक आपका राजस्व बजट और एक आपका पूंजी बजट। राजस्व बजट भी दो प्रकार का, एक राजस्व प्राप्ति, प्राप्ति का मतलब कि इनकम, ठीक है, और राजस्व व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, प्राप्ति जहाँ पे लिखा है उसका मतलब है इनकम। तो यहाँ पर सरकार को आय कैसे प्राप्त होता है, मतलब इनकम कैसे प्राप्त होता है, कर कर के थ्रू, यानी कि कर राजस्व करके। एक होता है गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व मतलब वही हो गया, मतलब इनकम टैक्स हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है वो हो जाएगा। और गैर कर में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि रेलवे का टिकट हो गया, या और अलग अलग जो सुविधाएं सरकार देती है तो उसके कुछ पैसे वो चार्ज करती है, तो वो आपका उससे आपका जो है राजस्व प्राप्त होगा। राजस्व व्यय मतलब कि कहाँ कहाँ पर खर्चा करती है, तो योजना के थ्रू करती है, जैसे अभी कोई भी योजना या ठीक है लाडली योजना आ गया तो उसके थ्रू पैसा खर्च करती है। गैर योजना मतलब वही जो है आपका जो है कुछ ऐसा का मतलब वस्तु का निर्माण करना जो भलाई करे आपका, ठीक है, तो उसके लिए जो गैर योजनागत उसमें आ जाएगा व्यय, ठीक है। और इसमें पेंशन वगैरह भी इसी में आता है, ठीक है, पेंशन हो गया या वेतन हो गया, तो ये सब आपका जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। बाकी पूंजी बजट में पूंजी प्राप्ति और पूंजी व्यय आती है, ठीक है। पूंजी व्यय दो तरह का होता है आपका, एक होता है योजना वाला पूंजीगत और एक होता है गैर योजना, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हो राजस्व वाले, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल खास करके इसमें इनकम टैक्स आता है कर राजस्व वाले में, और इसमें आपका चालान वगैरह, रेल टिकट या फिर पीएसयू से कमाई, ये सब आता है। और राजस्व व्यय में आपका होता है जैसे कि वेतन हो गया, पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गया, ठीक है। ये सब आपका जो है गैर योजनागत है ना, ये सब गैर योजनागत होना चाहिए था, लेकिन योजनागत में डाले हुए थोड़ा सा गलती है ये, ठीक है, गैर योजनागत में डालिएगा ये सब चीज़ें। हाँ देखिए यहाँ पर है ना वेतन पेंशन ये सब, तो ये आपका गैर में है, ठीक है। योजनागत वाले में वही आपका जो अलग अलग योजना आता है, जैसे हर घर बिजली हो गया, या और क्या क्या होता है, जैसे आवास हो गया, आवास योजना हो गया, तो ये सब इसमें आता है, ठीक है। बाकी पूंजी में है कि परिसंपत्तियाँ कम होगी तो देता बढ़ेगा। देता मतलब होता है लाइबिलिटी, जैसे बैंक में अपने पैसा कुछ जमा किया तो पैसा जो है वो बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी, मतलब वो आपको देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा उसको, बैंक को आपको, तो वो उसके लिए देता है। परिसंपत्ति का मतलब होता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब वे सारी वस्तुएं जिसका जो है कुछ मतलब लाभ आपसे आपको मिले, जैसे ज़मीन है आपके पास, उसको रखे रहिए, फ्यूचर में उसका दाम बढ़ेगा तो आपके लिए एक एसेट है, ठीक है, तो वो होता है। तो अगर परिसंपत्ति कम करेंगे तो देता बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत लोन, ऋण या फिर विनिवेश आता है। और पूंजीगत व्यय में अगर बात करें तो परिसंपत्ति ज़्यादा करेंगे तो देता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे कि लोन देना हो जाएगा, ऋण का भुगतान हो जाएगा, विकासात्मक व्यय हो जाएगा, जैसे सड़क, अस्पताल, इन सब का निर्माण करवाना है, तो उसमें जो खर्चे होते हैं वो आपका पूंजीगत व्यय में आता है, ठीक है। अब पूंजीगत प्राप्ति समझ लीजिए, जैसे सरकार कोई लोन ले रही है, ठीक है, तो वो सब आपका उसमें आएगा, या कोई डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसमें आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोला 15 नंबर क्वेश्चन, गंगूबाई हंगल और प्रभा आत्रे जो है किस घराने से संबंधित है। ये आपका किराना घराने से संबंधित है। किराना घराना का संबंध उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। सरगम या फिर उत्तम स्वर के लिए जाने जाते हैं। संस्थापक कौन है, तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो पंडित भीमसेन जोशी जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, इनको भारत रत्न 2009 में मिल चुका है, पद्म विभूषण 1991 में मिल चुका है, और पद्म भूषण में मिल चुका है 1995 में।
बाकी सवाई गंधर्व की बात करें तो भीमसेन जोशी के गुरु हैं, जो आपके किराने घराने से संबंधित है। गंगूबाई हंगल, प्रभात रे, मणिक वर्मा और छंडूलाल मिश्रा, ये सब आपके जो है किराने घराने से संबंधित है। बाकी मेवाती घराना से संबंधित अगर पूछेगा तो स्टेट हरियाणा हो जाएगा। तराना गायन शैली के लिए जाने जाते हैं, संस्थापक कौन है, तो घगे नजीर खान का। ठीक है, तो मेवाती घराना भी आपको याद रखना है। आगे है यहाँ पर, किसका नियम कहता है कि सतह के किसी भी बिंदु पर प्रवाहित तरल पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज, स्थितिज और तरल दाब ऊर्जा का योग और एक अस्थिर मान के बराबर होता है। आपका जो बर्नौली प्रिंसिपल है उसके अंतर्गत ये बात कहा गया है। बर्नौली प्रिंसिपल में क्या होता है, बोला पहले प्रति व्यक्ति आयतन ऊर्जा जो है बाद में प्रति व्यक्ति आयतन ऊर्जा के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि P1 प्लस में हाफ P1V1 प्लस में PgH1 इजिकल टू PT प्लस में हाफ PV2 स्क्वायर और प्लस में बीच, मतलब बोर्ड पहले इकाई आयतन ऊर्जा बाद में इकाई आयतन ऊर्जा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो बस सिंपल ऐसे याद रखिएगा। एक होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसमें किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल उस वस्तु तरफ विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। जैसे अगर लिखा होगा इसमें तो मैं बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कोई मतलब यहाँ पर जो है पानी है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई वस्तु हम डालें, ठीक है, डालने के कारण ये जो इतना स्थान जो घेरा, ठीक है, तो ये जो इतना स्थान घेरेगा तो इसके द्वारा जो भार लगेगा ऊपर की ओर, ठीक है, मतलब जितना ही स्थान घेरा जितना, तो उतना ही आपका जो उत्प्लावन बल आपका होता है। बस सिंपल ऐसे समझिए, जितना ही स्थान घेरा उतना ही ज़्यादा उत्प्लावन बल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, उत्प्लावन बल किस उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ये सब वही चीज़ लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, गिरते नारियल तेज गति से चलते लुढ़कते पत्थर और उड़ते विमान में किस प्रकार की ऊर्जा जुड़ी हुई है। तो देखिए इसमें आपका वही, जिसमें भी गति है उसमें आपका गतिज ऊर्जा होगा, और जो किसी वस्तु की स्थिति के कारण संग्रहित होता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बाकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv², अगर पूछेगा स्थितिज ऊर्जा तो mgh, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ऊंचाई पर रखी गई वस्तु में क्या होता है, सबसे ऊपर आपका काइनेटिक एनर्जी होता है जो कि 0 होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो अधिक होता है। काइनेटिक मतलब कि आपका जो गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो जिस पॉइंट पर हम किसी वस्तु को रखे हुए, मतलब एक पॉइंट पर लटका हुआ है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा जो ज़्यादा होगा, गतिज ऊर्जा 0 होगा। बाकी जैसे ही छोड़ेंगे तो बीच वाले पार्ट में जब आएंगे तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा इक्वल हो जाएगा। बाकी सतह पर टकराने से पहले अगर पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा, जो ऊपर आपने पढ़ा था ना काइनेटिक एनर्जी इसमें 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा इसमें ज़्यादा हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। बाकी ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे धनुष का बाण तो इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा है, गुलेल में भी आपका स्थितिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी तो इसमें गतिज ऊर्जा है। ठीक है, रोलर कोस्टर में एक पॉइंट पे यहाँ पर खड़ा है ये, ठीक है, अगर हम यहाँ से छोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब इसमें ऊर्जा संग्रहित है यानी कि स्थितिज रूप में है। जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये गतिज में आ जाएगा। तो ये भी आपका स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है, ये भी स्थितिज ऊर्जा, ये भी स्थितिज ऊर्जा, और ये भी आपका स्थितिज ऊर्जा में ही आएगा। और अगर पानी को मान लीजिए कि ये बह नहीं रहा है, डैम के उस तरफ हम रोक के रखे हुए हैं, तो उसमें जो डैम के उस तरफ जो पानी है उसमें भी आपको जो है स्थितिज ऊर्जा ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपका होता है। तो मैंने सारा एग्जाम्पल आपको बता दिया। आगे बढ़ा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। तो 124 से 147 आपका जो है सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। तो उसमें जो है 141 नंबर का जो आर्टिकल है वो आपका बोलता है कि जो भारत का जो भी सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उसमें जो भी कानून है, ठीक है, भारत के सभी न्यायालय पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा, मतलब उसको मानना पड़ेगा। अब एक एक करके देख लेते हैं। 124 बोलता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है। 25 आपका वेतन से संबंधित है। 26 आपका जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से रिलेटेड है। 27 है कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी, मतलब कि टेम्पररी बेसिस पे। 128 है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, मतलब कि जो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं जो रिटायर हो चुके हैं तो उच्च न्यायालय में बैठक के लिए जो बुलाया जा सकता है उनको। 129 है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है, मतलब वही है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये 129 में है। 130 में आपका उच्चतम न्यायालय की सीट के बारे में कि सीट के कितना होगा। 131 ए में आपका केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार, जो कि आपका 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के द्वारा खत्म कर दिया गया। 132 से कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार सिंपल आप कह सकते हैं 132 में। 133 में आपका सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, जैसे कि शादी, तलाक, संपत्ति, इन सब केस में। और अगर मृत्यु, हत्या हो जाएगा, यानी कि ये सब कैसे है, ये सब आपके जो है आपराधिक मामले हैं, तो आपराधिक मामले याद रखिएगा 134, और सिविल मामले 133 को डील करता है। 35 में आपका मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाएगा, ये 135 में है। 36 में आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने का विशेष अनुमति। 137 है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या फिर आदेशों की समीक्षा।
38 में आपका सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार संसद द्वारा, ठीक है, ये आपका है। 39 में आपका सर्वोच्च न्यायालय में कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करती है। 5 प्रकार के रिट होते हैं, आपको पता होगा। 140 में सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ के बारे में बात की गई है। तो ये ऑलरेडी मतलब ये सब चीज़ें हैं। 141 में आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, और यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो 141 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाकी 142 है आपका उच्चतम न्यायालय को डिक्री और आदेश का प्रवर्तन तथा खोज आदि के संबंध में आदेश। और 143 है आपका सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कि परामर्श लेना है तो राष्ट्रपति के मतलब ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति, ये चीज़ है इसका मतलब। और यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कानून या फिर तथ्य का कोई प्रश्न उठ गया है, तो राष्ट्रपति उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सलाह मान भी सकता है, नहीं तो नहीं मान सकता है। पूछ जरूर सकता है, लेकिन मानना ना मानना राष्ट्रपति के हाथों में। बाकी आगे 144 है नागरिक और न्यायिक पदाधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना। 45 है न्यायालय का नियम। 46 है आपका अधिकार और सेवकों तथा उच्चतम न्यायालय के व्यय। और 147 है आपका समिति सीमित उद्देश्य कानून को के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में संदर्भित को स्पष्ट करना। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे 42 इंपॉर्टेंट है, 43 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब है। तो ऐसे आप एक बार सब देख लीजिएगा। तो ये था हम लोग आज का लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने रिवाइज कर लिया 26 नंबर लेक्चर को। बाकी इसके अलावा 4 लेक्चर्स हैं, उसको हम लोग जल्द से जल्द खत्म करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।